नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आज हम आपके लिए जो है कि इतिहास की जो पहली टॉपिक है प्री हिस्ट्री, जिसको प्रागैतिहासिक इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम विस्तृत इस पर बात करेंगे आपसे। और तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें तो प्रागैतिहासिक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री काल को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल इसलिए इनको कहा जाता है कि इस समय जो है कि अभी लेखन शैली विकसित नहीं हुई थी, तो इस इतिहास को जानने का स्रोत केवल जो है कि क्या है, वहाँ से प्राप्त साक्ष्य यानी इनके स्थल जो हिंदुस्तान में प्राप्त हुए हैं या दुनिया में बाकी जगहों पे मिले हैं, उनके साक्ष्यों के आधार पर हम इनके जो है कि इतिहास काल को जो है समझते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में पहला काल खंड रहा पूरा पाषाण काल, दूसरा रहा मध्य पाषाण काल, तीसरा रहा नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक के बाद हम आपको बताएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने लेखन कला विकसित कर ली, और आद्य ऐतिहासिक के बाद आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन प्रणाली विकसित हो गई थी, जैसे आप इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, लेकिन उन लिपियों को हमने पढ़ नहीं पाया। हाँ, यानी कि भारत के लोग या दुनिया के लोग उसको सही ढंग से अभी समझ नहीं पाए। आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ लिखी हुई चीज़ें स्क्रिप्ट भी थी, और साथ ही साथ जो है कि सारा इतिहास हम उनके साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हालांकि समझते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल में पूरी तरह से लेखन कला विकसित हो गई थी, यानी मौर्यन काल से आप ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, उस समय लेखन कला विकसित हो गई थी। तब से जो है कि कॉपी और पेन का इस्तेमाल होने लगा था, तो वहाँ से हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसको पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल में को देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल भारतीय इतिहास काल को तीन काल खंडों में बांटा गया भारत के इतिहास को, जिसमें प्रथम है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को परिवर्तन विकास के आधार पर, अच्छा, प्रागैतिहासिक काल जो है बच्चों, इसको हम जो है कि 3 काल खंडों में बांटते हैं। अभी मैंने पहले आपको बताया, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखी होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो है कि 20 लाख से 12,000 साल तक का जो टाइम पीरियड रहा, उसको पूरा पाषाण काल कहा। 12,000 साल पहले जो है कि जलवायु परिवर्तन भयानक स्तर पे हुआ। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई, मानव के बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आए, उनकी सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ, संस्कृतियाँ धीरे धीरे डेवलप शुरू हुई उनकी। तो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। वो मेसोलिथिक एज है जो 12,000 से 10,000 साल तक आज से पहले रहा। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज को हालांकि 10,000 साल के बाद का जो काल रहा उसको नवपाषाण काल कहा गया। तो हम शुरुआत कर लेते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा का पाषाण काल में हम आपको बताएंगे बच्चों कि पूरा पाषाण काल मानव उस समय असभ्य, मानव क्या था, असभ्य था, बर्बर और जंगली था पूरा पाषाण काल में। अगर मानव के साक्ष्य की बात की जाए तो सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य मिला है, मानव के रहने का साक्ष्य मिला है, उनकी क्रियाओं के जो साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब बेलन घाटी है कहाँ, नदी घाटी है। तो बेलन घाटी जो है, बेलन जो है ना बच्चों, टोंस की सहायक नदी है जो सोनभद्र से निकलकर वहीं से बहते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ जब खुदाई हुई, खुदाई के दौरान एक हमारे जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे GR शर्मा जी, उनको जो है कि वहाँ से बेलन घाटी से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति भी मिली, यानी हड्डियों से बनी मात्र देवी की मूर्ति थी। ठीक है। और अगर अन्य साक्ष्य के स्थानों की बात करें, हाँ, शुरुआत करें तो एक चीज़ ये भी है कि सोनभद्र के ही सिंगरौली घाटी से मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। इसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण पर आएंगे। ये पूरा पाषाण के साक्ष्य देखो, उत्तर प्रदेश आपका कितना जो है कि इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, कितना प्राचीनता इसमें जो है कि घुली मिली है। हम जो है पूरा पाषाण काल से ही हमारा अस्तित्व आपको उत्तर प्रदेश के स्थानों को देखने को मिल जाएगा। स्पेशली हम इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की, सोनभद्र की जो सिंगरौली घाटी है वहाँ पे भी पूरा पाषाण काल के अवशेष साक्ष्य मिले। चकिया चंदौली उस समय बनारस का हिस्सा हुआ करता था।
पटने नाम का एक स्थान है बच्चों महाराष्ट्र में, जहाँ से शुतुरमुर्ग के होने का प्रमाण मिला है। हालांकि आज से 26,000 साल पहले, ठीक है, राजस्थान में जो है कि 26,000 पुराने जो है कि 26,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य राजस्थान में भी हाल ही में प्राप्त हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के होने का प्रमाण मिल रहा है, यानी ये पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हैं। वही भीमबेटका को आप जानते हैं ना, नर्मदा नदी के किनारे बसा है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश का। यहाँ पर भी आपको पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होता है। यहाँ से जो अगर हम बात करेंगे भीमबेटका की बच्चों, तो यहाँ से शैल चित्रकला प्राप्त हुई। वहीं कर्नाटक के हुंसगी भी कर्नाटक में एक स्थान है जहाँ से पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो हुंसगी और कुर्नूल 2 स्थान है कर्नाटक में मिले थे। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो हुंसगी से चूना पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है, बलुआ पत्थर के नहीं, चूना पत्थर के औजार मिले हैं। वहीं पूरा पाषाण काल में अगर कुर्नूल की बात करें, कुर्नूल और हुंसगी दोनों कर्नाटक में हैं, दोनों पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं बच्चों। तो हुंसगी से चूना पत्थर के औजार, वहीं कुर्नूल से राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाणकालीन मानव जो है बच्चों पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, तथा औजार बनाने वाली जो है कि उसने दबाव एवं शल्क तकनीक, दबाव साल्क नहीं है बच्चों, यहाँ शल्क तकनीक है, दबाव एवं शल्क तकनीक पर आधारित थी। हालांकि पत्थरों से भी वो बनाता था, उसको दोनों पत्थरों को तोड़ के एक दूसरे से लड़ाकर तोड़कर बनाते थे। साथ ही साथ दबाव एवं शल्क टेक्नोलॉजी उनके पास थी। इसके आधार पर भी उन्होंने अपने औजारों को बनाया। मानव ने पूरा पाषाण काल में धीरे धीरे उन पत्थरों के बाद क्वार्टजाइट से बने कुछ पत्थर थे, उनसे बनाना शुरू किया, जिससे चमकीले थोड़ा सा हथियार धारदार बनते थे। धीरे धीरे उसने जैस्पर और चर्ट जैसे चमकीले पत्थरों की सहायता से, क्वार्टजाइट से बनाया, फिर जैस्पर और चर्ट जैसे चमकीले पत्थरों की सहायता से औजार बनाए। हमने पूरा पाषाणकालीन जो स्थल बताए हैं, ठीक है, बेलन नदी घाटी में, चाहे सिंगरौली घाटी में, चाहे चकिया चंदौली से, चाहे भीमबेटका से, ये जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है, मनुष्य पूरी तरह से जंगली, असभ्य एवं बर्बर कंडीशन में था। वो केवल आखेट और संग्राहक उस समय उसकी कंडीशन थी, ठीक है, और पत्थरों के औजारों का प्रयोग करके जो है कि क्या करता था, अपने जानवरों को जो है कि जंगली जानवरों को शिकार करके भोजन करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर घूमता रहता था। ये पूरा पाषाण काल के मनुष्य की या मानव की स्थिति थी। पूरा पाषाण काल में मानव की कंडीशन एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पे पूरा पाषाण काल मनुष्य है, ये लकड़ी इसने इकट्ठा की हुई है और पत्थरों को रगड़ के, ये देखिए पत्थरों को रगड़ के ये आग पैदा करता है। यानी आग का आविष्कार बच्चों ध्यान दिए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने किया था। फिर यहाँ पे पत्थरों को देखो, 2 पत्थरों को ये लड़ा के कुछ या टकरा करके उनको, उनकी टकराहट से कुछ पत्थर या औजार बनाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो पत्थरों से साथ कर रहे हैं, ये मानव की कंडीशन थी। उस समय पत्थरों के आसपास इनका जीवन था। आगे जाएंगे तो उन्होंने जो है कि चित्रकला की जो उनकी विशेषता जो है थी, जो दीवारों पे, पत्थर की दीवारों पे उन्होंने जो है कि डिफरेंट टाइप के चित्रों को बनाते थे। जिस प्रकार के पशुओं की उस समय उनको उपलब्धता थी, जो जिन प्रकार के पशुओं के साथ वो रहते थे, उनका शिकार करते थे, उनके चित्र भी वो बनाया करते थे। पशुओं के बहुत सारे चित्रों को आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो ये शैल चित्रकला है, भीमबेटका में शैल चित्रकला डेवलप थी। मानव ने अपना तीर धनुष बनाया था, वो पत्थर के ही जो है कि उनकी जो है कि तीर होती थी, बाण वगैरह होते थे, जो थोड़ा सा नोकीले बना के जानवरों को दूर से मारते थे, क्योंकि जानवरों से भय बना रहता था कहीं उनको मार न दे। हाथी का उन्होंने जो है कि शैल चित्रकला पे एक चित्र उकेरा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत सारे मानव एक साथ मिलकर जो है कि शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। मध्य पाषाण काल के में अगर हम आते हैं तो मध्य पाषाण काल को माना जाता है कि 12,000 से 10,000 साल पुराना इनका इतिहास रहा है। आज से अगर भारत में मध्यकाल यानी मध्य पाषाण काल के बारे में बात की जाए तो सराय, नाहर, राय, आप जानते हैं, महदहा और दमदमा। दमदम नहीं है बच्चों, ये दमदमा है, ठीक है। सराय, नाहर, राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ में साइट मिली हैं। ये तीनों प्रतापगढ़ में स्थित है, याद रखना, यूपी वाले ज़रूर ध्यान देना, ठीक है।
ये प्रागैतिहासिक काल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पीसीएस आरओ दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, फिर भी अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो इनसे प्रश्न पूछे जाने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ ही चौपानी मांडो, मांडो नहीं है बच्चों, ये चौपानी मांडो है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, के मध्य जो है कि मध्य पाषाण काल की साइट मिली है। लेखरिया यानी लेखसिया कहीं कहीं दिया है, लेखरिया जो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर में पड़ता है, यहाँ भी जो है कि मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो यानी प्रतापगढ़ से 3 साइट मिली है, सराय नार राय, महादहा और दमदमा। हाँ, चौपानी मांडो एक अन्य साइट है मध्य पाषाण काल की। लेखरिया या लेखसिया जो है, लेखरिया है, ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर में पड़ता है, यहाँ भी जो है मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले। सराय नार राय जो आपका जो है कि प्रतापगढ़ वाला है बच्चों, यहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल में युद्ध के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो सराय नार राय। इसके साथ ही साथ सराय नार राय से 14 जो है कि शवों का जो है शवों को एक साथ जो है कि मिट्टी में दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जो शव थे उसके जो है कि बॉडी यानी कि जो मरने के बाद उनकी बॉडी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रखी जाती थी, ये भी साक्ष्य मिले हैं। लोग क्या करते थे, सराय नार राय से भी ये साक्ष्य मिला है कि लोग अस्थाई झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। महादहा से भी अस्थाई झोपड़ी बनाकर रहने का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ महादहा से युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, हड्डी निर्मित बाण और हड्डी निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। वहीं दमदमा से 41 शवाधान, क्या बच्चों, शवाधान, शवाधान का मतलब समाधियाँ, यानी कि मिट्टी में जब वो लोग दफना जाते थे, तो 41 शवाधान और 5 युगल समाधियाँ। युगल समाधियाँ का मतलब आप समझ लो स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए जाते थे। इस काल को लघु पाषाण उपकरण काल भी कहा जाता है, अर्थात मध्य पाषाण काल में जो औजार थे बच्चों वो छोटे छोटे बनने लगे, थोड़ा नोकीलो और धारदार बनने लगे। हाँ, औजारों पे पॉलिश किया जाने लगा। हड्डी के आभूषण आपको दमदमा से मिलेंगे, दमदम नहीं दमदमा से मिलेंगे। वहीं लेखरिया या लेखसिया से 17 मानव कंकाल आपको प्राप्त हुए हैं, यानी इस साइट से जो है कि पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की तरफ आप क्रम बैठाएं। एक प्रश्न दिया था, इसको हमने इंक्लूड किया है कि मध्यकालीन जो स्थल है महादहा है, आप समझ रहे हैं महादहा कहाँ है, लखरिया है यानी लेखसिया। पैसरा जो है बच्चों ना, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, और वीरभानपुर आपका जो है कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो पैसरा एक बिहार की साइट है जो मध्य पाषाण कालीन साइट है, वीरभानपुर वेस्ट बंगाल की साइट है जो मध्य पाषाण कालीन साइट है। ये मिर्ज़ापुर में बच्चों, ये प्रतापगढ़ में ये साइटें हैं, ठीक है। तो आप पश्चिम से पूरब की तरफ मिलान करने को दे देगा तो आप करेंगे। महादहा, लेखरिया, पैसरा और वीरभानपुर। मध्य पाषाण काल में बच्चों एक नया चीज़ ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, जलवायु गर्म हुई, परिवर्तन हुआ, बारिश शुरू हुई, तापमान में वृद्धि हुई, घास के मैदान उस समय विकसित होने लगे। घास के मैदान विकसित हुए, बारिश हुई, पानी मिला। शाकाहारी जानवरों की तादाद बच्चों घास के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगी। मानव ने जो है कि मछली को भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाना मध्य पाषाण कालीन में शुरू किया था। मानव ने उस समय देखा कि मध्य पाषाण काल में ये बच्चों गेहूँ, जौ और धान ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक रूप से उगने लगे तो मानव ने इसको जो है कि चखा, इसके स्वाद के अनुसार देखा, हाँ, इसकी ताकत को समझा, गेहूँ, जौ, धान को, तो इसने इनको इकट्ठा करके इनके बीजों को खुद उपजाना सीख लिया। मध्य पाषाण काल में खेती करना सीख लिया था। गुरु, बात को ध्यान देना। औजार की बात करें तो मध्य पाषाण काल में औजार अब बहुत छोटे बनने लगे। इन्हें लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ भी कहा गया, क्योंकि औजार छोटे छोटे बनते थे, धारदार बनते थे। हड्डी या लकड़ी की मुठियाँ लगाई जाती थी, छोटे औजार बनते थे। हंसिया बनने लगी, हंसुआ, खुरपी, हाँ, और हंसिया बनाने की तकनीक मानव ने विकसित कर ली। छोटे मोटे लेवल पे एग्रीकल्चर करना इसने सीख लिया था, तो हंसिया चाहिए ही गेहूँ धान काटने के लिए, आप समझ रहे हैं, उसमें मुठियाँ लगाते थे लोग। तो ये झोपड़ियों की हमने बात करी ली थी, तो अब उसके साथ साथ खेती भी। तो ये यहाँ पे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की देखिए ये कहानी, ये मानव अब अधिक संगठित रूप से रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। एक साथ जो है कि पुरुष, स्त्री और बच्चे आपको दिख रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के साथ ये काम करने वाले देखो, एक कुल्हाड़ी टाइप चीज़ें इसमें टंगी हुई है। झोपड़ियाँ तो पहले ही आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। एक साथ रहना शुरू कर दिया और कुछ न कुछ बनाना इन्होंने, छोटे छोटे औजार बनाना जो है कि यहाँ 4-5 लोग मिलके कर रहे हैं,
समझ रहे हैं। तो ये स्थिति मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा कि संगठित रूप से रहना जो है कि मनुष्य ने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उनके औजारों की बात करेंगे तो देखिए ये माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है कि ये छोटे छोटे पत्थरों में अधिक धार देने का काम इन्होंने किया। पत्थरों को देखो बच्चों, ये पॉलिश करना शुरू कर दिया था। ये पत्थर के औजार जो है कि मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल भी हमने बताया 3 तो प्रतापगढ़ से, हाँ, चौपानी मांडो चौथा, हाँ, लेखरिया जो मिर्जापुर वाला 5वां था, और मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से बताए थे आप उसको ध्यान दीजिएगा। मध्य पाषाण कालीन में हमने बताया कि कृषि की शुरुआत उसने की, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगे तो शुरुआत उसने की। साथ ही साथ भोजन के तौर पे उसने मछलियों को, हाँ, खाना स्टार्ट किया। तो मछली मारने के लिए एक बोट उसने बनाई। बोट बनाने के साथ साथ उन लोगों ने जाल भी तैयार की। पानी का प्रयोग वो नदियों से करते थे, लंबे समय तक नदियों से करते आ रहे हैं। आज से हज़ारों साल, 1000 साल पहले तक जो है कि नदियों के पानी का इस्तेमाल होता था। 500 साल पहले भी होता था। अब हालांकि भारतीय नदियाँ या दुनिया की नदियाँ ऐसी नहीं रहीं जिससे पानी पिया जा सके। मीठा जल होता है बच्चों नदियों का पानी, जिसको आप पी सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अच्छा, अगर कृषि की शुरुआत मानव ने मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे कर दी तो ओखल और मूसल के भी साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ओखल और मूसल का प्रयोग इन्होंने अनाज पीसने के लिए किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में मानव का सर्वाधिक विकास देखा गया, समझ रहे हैं। हाँ, अगर नवपाषाण काल के स्थलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बेलन घाटी, आइए फिर बेलन घाटी में कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है। महागढ़ा, पंचो, ये तीनों जो है कि प्रयागराज के बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में है, यानी प्रयागराज स्थल में पाए जाते हैं। ये तीनों स्थान प्रयागराज में स्थित हैं या उसके आसपास मिले। कोल्डिहवा बच्चों, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं जो 7 से 6000 साल पहले की खेती होती थी, उसके एविडेंस मिले हैं। तथा जानवरों की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करें लहुरा देव की, लहुरा देव को आप जानते हैं ना, ये नवपाषाण कालीन स्थल है जो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लहुरा देव, यहाँ से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे प्रश्न पूछ दे तो लहुरा देव से मिला है, जो संत कबीर नगर जिले। यहाँ से चावल की खेती, समझ रहे हैं, यहाँ से धान की खेती 9 से 8000 साल पुरानी जो है कि खेती होती थी, जो चावल की खेती होती थी। अगर नवपाषाण काल स्थल के काल में अन्य स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़ भी एक प्रमुख स्थल था, जो आप जानते हैं बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ जो है बेटा वो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। दरअसल ये किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहीं से बोलन दर्रा भी स्थित है, यहीं पे बोलन दर्रा स्थित है। बोलन दर्रा से लोग ईरान जाते आते थे व्यापार, हालांकि व्यापार उस समय डेवलप नहीं था, लेकिन यहीं से ईरान जाने का रास्ता खुलता है बोलन दर्रे से। मेहरगढ़ की एक और क्वालिटी थी, नवपाषाण कालीन स्थल है, ध्यान दीजिएगा, आयताकार घर के साक्ष्य मिले। मृतकों के पास कुछ ही लोग सामान रख देते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था ना कि व्यक्ति मरने के बाद भी उसका जीवन बना रहता है किसी व्यक्ति का, तो उसको खाने पीने के लिए एक आप ऐसा शवाधान देखेंगे, कब्र देखेंगे, समाधि देखेंगे जहाँ पे मनुष्य के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ऐसा माना जाता था कि मनुष्य मरने के बाद जो है कि क्या खाएगा पिएगा, यानी मरने के बाद भी उसका जीवन है, तो उसकी कब्र में बकरी को दफना दिया गया था। मानते थे कि व्यक्ति के मरने के बाद भी जीवन बना रहता था, इसीलिए मेहरगढ़ की एक कब्र से आदमी के साथ साथ बकरी के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थलों में एक और स्थल के बारे में आप पढ़ लीजिए, बुर्ज होम कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से गेहूँ, दाल जैसे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन में कुत्ता, भेड़, भैंस, बकरी इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम के लोग ना झोपड़ियों को जो गड्ढे में बनाते थे, गड्ढे में झोपड़ी बनाते थे, जिसके कारण इनको गर्तवास कहा जाता था। जब झोपड़ी बना लेते थे तो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ये आग जलाकर रखते थे, समझ रहे हैं, क्योंकि ठंडी पड़ती रही होगी। और अन्य नवपाषाण कालीन स्थलों की और कुछ और बात कर लें तो ये बात देख लीजिए, जो रास्ता चीन और म्यांमार के जाता है, चीन और म्यांमार की तरफ, उसी के रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पहाड़ी पर एक नया स्थल था, नवपाषाणिक स्थल। यहाँ से हमको जो है कि क्या मिला था, लकड़ी और बर्तन के साक्ष्य मिले थे। इसका नाम क्या था, इसका नाम आपको कमेंट करना है, हालांकि मैं लास्ट में बता दूंगा कि ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ियों पर, ठीक है,
कौन सा स्थान मिला था जो नवपाषाण कालीन स्थल है। अगर दक्षिण भारत में नवपाषाण काल स्थल की बात करें बच्चों तो ये पय्यमपल्ली था जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, जहाँ से पय्यमपल्ली दक्षिण भारत में भी नवपाषाण काल स्थल मिले हैं, तो उसमें तमिलनाडु में स्थित पय्यमपल्ली स्थान है जहाँ से काला चना ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से ज्वार बाजरा और जो है पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। एक गुफ कराल छूट गया था बच्चों, गुफ कराल बुर्ज होम तो ऑलरेडी कश्मीर में था, गुफ कराल भी कश्मीर का एक नवपाषाण कालीन स्थल है। चिराद को आप जानते हैं, चिराद बिहार में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से चिराद से तो गेहूं चना जौ और मवेशी भैंस बैल के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण काल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उसमें नवपाषाण काल में मवेशी भैंस बैल के साक्ष्य मिले ही हैं। पशुपालन खूब धुआंधार होने लगा। नवपाषाण काल में लोग औजारों के धार को और अधिक पैना कर लिया। ठीक है, हालांकि पालिश करना नवपाषाण काल में सीखा, हमने बता दिया था आपको मध्यपाषाण काल में ये, लेकिन आप इसको करेक्शन कर लेना कि पालिश की विधि जो है कि इंसानों ने नवपाषाण काल में सीखी, पालिश करके चमकाने लगे इस काल में। अच्छा, ओखल मूसल का प्रयोग और अधिक तेज़ी से होने लगा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन पे अब अलंकरण शुरू हो गया, यानी तरह तरह की डिजाइन बनाए जाने लगे, कलर से रंगने लगे लोग। कुछ औजार हड्डी के भी पाए गए। नवपाषाण काल में बच्चों जितने भी औजार मिले वो पूरा पाषाण काल मध्यपाषाण काल के औजार भी उसमें शामिल थे। ऐसी बात नहीं कि नवपाषाण काल में केवल नवपाषाण के औजार थे, वो पुराने कालों के भी औजार उसमें देखने को मिले। मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति जितनी बड़ी होती जाती है बच्चों, पीछे की जो परंपराएं हैं, पीछे के जो इतिहास हैं, पीछे के जो उनकी जो है कि तरीके हैं जीवन जीने के, उनको वो साथ में लेके चलता है। हालांकि अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन लेके चलते थे। औजारों का प्रयोग होता था। कपड़े बनाने के कला इन्होंने सीख ली। कपास का उत्पादन जो है मेहरगढ़ में आपको मिलेगा, मेहरगढ़ में कपास का उत्पादन शुरू हुआ था। नवपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध एक स्थल जो भारत से बाहर था उसका नाम था चतालहुक, जो तुर्की में स्थित था। ठीक है, नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल में देखो मनुष्य और अधिक संगठित तरीके से रहने लगा। उसने जो है कि खेती करना शुरू कर दिया था। ये आपको जो है कि खेती करने का साक्ष्य मिलेगा। यहीं से ओखल मूसल वाला कॉन्सेप्ट इसी पे रख लेना, पूरी तरह से मध्यपाषाण काल में मत रखना बच्चों। ठीक है, तो नवपाषाण काल में इसने जो ओखल मूसी, देखो ये सारे काम कर, महिलाएं जो हैं कि यहाँ पे लगी हुई हैं, खेती का काम कर रही हैं, उनकी जो झोपड़ियाँ और अच्छे तरीके से बन गई हैं। समझ रहे हो, खेती का कॉन्सेप्ट आया, आग से कुछ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे एक तरह से उनका एक उद्योग स्थल होता था, तो अलग अलग जानवरों के साथ रहते थे। नवपाषाण काल स्थल में देखो ये आपका उद्योग स्थल है। यहाँ पे जो है कि समझ रहे, ये दबाव, ये सल्क, ये इसमें पीट के इसको जो है कि और पैनापन बना रहे हैं। हाँ, और इसमें जो देखिए कुछ जो है कि धातु या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गला कर डाल रहे हैं, फिर इसको खोलेंगे तो एक नया औजार क्रिएट हो जाएगा। भट्ठियाँ बनने शुरू हो गई, मनुष्य और संगठित तरीके से रहना शुरू कर दिया। ठीक है, और तमाम चीज़ों का जो है कि भोजन के साथ साथ मुर्गियाँ आपको दिखेंगे, कुत्तों के साथ जो है कि इसने अच्छे ढंग से अपना जो है कि संबंध स्थापित कर लिया था, साथ में रहना। खाना बनाने की जो है कि इनके जो है तरीके में बदलाव आया। तो ये सारी चीज़ें थी नवपाषाण काल स्थल में। अब हम आपको कुछ प्रश्नों के साथ मिलवाएंगे। ये कुछ प्रश्न है, इनको आप जो है कि देखते जाइए, करते जाइए। पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान पे मनुष्य आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण कहाँ से नहीं मिला है? भीमबेटका, पूरा पाषाण काल। ठीक है, स्थल है तो यहाँ से तो मिलेगा ही। होसगी, ये भी पूरा पाषाण कालीन स्थल है, हमने बताया आपको, समझ रहे हो। और कुरनूल, ये भी होसगी और कुरनूल दोनों साउथ में है। चिराद जो है बच्चों ये नवपाषाण कालीन स्थल है, इसलिए यहाँ पे मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। निम्न में से कौन सा नवपाषाणी पूरा स्थल है? तो नवपाषाणी पूरा स्थल आप देख लीजिए कौन सा है। तो मेहरगढ़ ऑलरेडी है, बुर्ज होम और महागढ़ा ये भी है, हमने बताया आपको। कोल्डिहवा भी है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 58वां क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण कालीन औजार निर्माण के संदर्भ विचार करिए। पहला दिया है कि औजार बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था, हम अभी बताए हैं। और निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो तकनीकी थी वो दबाव और सल्क तकनीकी थी। यानी केवल एक सही है, केवल दो सही है कि दोनों सही है? दोनों सही हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चों?
तो हड्डी से निर्मित आभूषण हमने आपको बताया सराय, नाहर, राय और महदहा दोनों जगह से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। कथन और कारण पर आधारित एक प्रश्न है, दिया है कि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युग के लोगों ने नूतल भूतल काल के अंत में गंगा घाटी की ओर प्रव्रजन किया। नए काल में क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो कथन और कारण दोनों सही है बच्चों, और कथन जो है कि कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। राख के साक्ष्य अगर आपसे पूछ दे कि पूरा पाषाण काल स्थल से मिला है, तो राख का जो है कि साक्ष्य बच्चों आपको कहाँ से मिला है हम आपको बताए हैं। आप जो है कि इस क्वेश्चन का आप जो है क्या करेंगे, कमेंट में लिख के भेजेंगे कि राख का जो है कि साक्ष्य किस पूरा पाषाण काल स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल के में आए जलवायु परिवर्तन पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ? ए में दिया है कि इस काल में तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में ये वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, ये तो सही लग रहा है। और इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, यानी दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। 63 क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को अगर सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है तो उनमें से कौन सा इन तीनों में नहीं है? तो पूरा पाषाण काल है ही है, मध्य पाषाण काल भी है, नवपाषाण काल भी है, लेकिन महापाषाण काल कोई ऐसा काल नहीं है। निम्न में से कौन सा पूरा स्थल, यानी कि पूरा स्थल जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लीजिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक, ये सही है। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पूर्व तक, ये भी सही है। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ये 10,000 पूर्व से शुरू हुआ था। और ये महापाषाण काल जो है बच्चों, मेगालिथिक पीरियड इसको कहते हैं, जो 2500 वर्ष से 1900 वर्ष पूर्व तक, यानी ये चारों कथन जो है क्या है, चारों मैच यानी सूची चारों सही ढंग से क्या है, मिली हुई हैं, यानी चारों सही हैं। यानी महापाषाण काल जो है 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व की बात। महापाषाण काल दरअसल साउथ का एक जो है कि साउथ में देखा गया, ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखा गया। मरने के बाद लोगों को जहाँ दफनाया जाता था वहाँ एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था और उस पीरियड को महापाषाण काल कहा गया। उस समय उत्तर भारत में बच्चों आपकी जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि समय चल रहा था। 6वां है 66 क्वेश्चन है कि किस काल को लघु पाषाण काल, तो आप जानते हैं मध्य पाषाण काल को ही लघु या माइक्रोलिथ पीरियड कहा जाएगा। होंसगी के संदर्भ में विचार कीजिए। होंसगी मतलब बच्चों यहाँ से पूरा पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं, ये बात सही है। और दूसरा है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार चूना पत्थर के ही बनाए जाते थे, तो ये दोनों कथन सही है। होंसगी के बारे में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ हमने बताया। चलो 68 क्वेश्चन है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो महाराष्ट्र से मिले हैं, हमने बताया था। महाराष्ट्र में पटने नामक पुरातात्विक स्थल से जो है कि पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्व वेदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का सच कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है तो आप बताइए। पय्यमपल्ली और हल्लूर से, कि महागढ़ा से, कि गुफ्रकाल और बुर्जओम से, कि इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, ठीक है। यहाँ सभी जगहों से कृषकों और पशुपालकों के होने का जो है कि साक्ष्य मिला है। पूरा स्थल एवं उनकी अवस्थिति के आधार पर मेल कीजिए। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है बच्चों? बलूचिस्तान जिला पाकिस्तान में, ये सही है। कोल्डियावा कहाँ? आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चिराद कहाँ? बिहार में, सही है। और गुफक्राल कहाँ है? कश्मीर में, ये चारों सही है। नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें आपको जो है कि बताने हैं। दिया है कि मानव औजार के धार को अधिक पहना कर उन पर पॉलिश चढ़ाने लगा, ये भी सही है। इस काल में ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा। नवपाषाण काल में ही ओखली मूसल का प्रयोग होने लगा। जो हमने गलती से मध्य पाषाण काल में बता दिया था उसको आप जो है कैंसिल कर लेना, इस बात को ध्यान देना, मिस्टेक हो गई, इसके लिए जो है कि सॉरी। मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण जब कब प्रारंभ हुआ? ये नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है किस पुरा स्थल में चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से हमने बताया। किस स्थान पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से हमने बताया।
खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में विचार कीजिए। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, ये बात सत्य है। वे अकेले रहने के बजाय समूह में रहते थे, बिल्कुल सही। आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां और बच्चे होते थे, यानी ये चारों सही हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कथन दिया है कि आदि मानव के जीवन में आग एक अजूबा घटना हुई, सही है। आग के इस्तेमाल से रहन सहन में काफ़ी सुधार हुआ, ये दोनों बातें सही हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन जो है, कारण जो है कथन की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब 76 क्वेश्चन आपको सामने आया कि आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजार एवं हथियार के बारे में विचार कीजिए। तो कश्मीर घाटी से जानवरों की हड्डियों से औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़े से हथौड़े, कुल्हाड़ी और बसूले बनाए जाते थे। लोहार लोगों के पास बसूला होता है, विश्वकर्मा समाज के लोगों के पास जो लोहे का काम करते हैं उनके पास लकड़ी का काम करते हैं, उनके पास बसूला होता है। तो केवल ये सही है कि ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है। 77 क्वेश्चन आप देख लीजिए। पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग में क्या अंतर है? तो पाषाण युग में मानव केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ धातु यानी तांबा का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। यानी दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। 78 क्वेश्चन आप देख लीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपजाया जाने वाला अनाज कौन था बच्चों? जौ था। विभिन्न खोजों के संदर्भ में बताइए। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, ये बात सत्य है। नवपाषाण युग में फसल काटने के औजार की खोज हुई। ताम्रपाषाण युग में तांबे का खोज हुआ। यानी तीनों कथन क्या है, सही है। 80वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास पर विचार करें। आकाश का एक देवता था। मानव को, जैसे आरंभिक मानव ये मानता था ना कि आकाश एक देवता है जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता है, ऐसा आरंभिक मानव मानते थे कि आकाश ही भगवान है जो सूर्य को जो है कि चलने की अनुमति देता है। मात्र देवी के रूप में उन्होंने धरती माता की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई और पूजा होती थी। धरती माता को बलि देकर और स्तुति ज्ञान करके जो है कि संतुष्ट करने का जो है कि भी एक चलन जो है कि उस आरंभिक मानवों में था। यानी तीनों बातें सही है। यानी कि आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और एक बात ध्यान रहे, हमारे लेक्चर से अगर आपको जो है कि लगता है कि नहीं हाँ ये अच्छा मैटर है, तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर करिए कि आप इसमें और कौन से सुधार हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो हमने बनाए हैं बच्चों, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल हैं, नए प्रश्न भी शामिल हैं जो आपके ARO PCS एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली आपको जो है कि सिलेबस के अनुसार वीडियो मिलती रहेंगी और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। एक भी प्रश्न आपका जो है कि छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।